Hello friend, myself CMN संदीप कुमार। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनके फाइनल लेवल एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का पेपर होता है। SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम उनके सिलेबस के बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं। और यदि आप SFM का पूरा पूरा नॉलेज ले लेते हो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का, तो आपको शेयर मार्केट समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगी। केवल शेयर मार्केट ही नहीं, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट, जिस तरह के भी मार्केट हैं उनको समझने में आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के फाइनल लेवल स्टूडेंट क्या क्या पढ़ते हैं अपने सिलेबस, अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए, आज उनके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि देखेंगे क्या क्या उनको पढ़ना होता है। ये सब्जेक्ट तीनों ही प्रोफेशनल कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी के अंदर 100 मार्क्स का पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम 100 मार्क्स की बात करें तो इन्होंने सिलेबस को, जनरली हम ये कॉस्ट अकाउंटेंट के सिलेबस कंटेंट को यहाँ दिखा रहे हैं। सेम चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है, कंपनी सेक्रेटरी में, लेकिन उनका परसेंटेज, चैप्टर का परसेंटेज कम्बिनेशन थोड़ा अलग है। लेकिन अभी जो है दिखा रहा हूँ, ये एक कॉस्ट अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन का है। इन्होंने सिलेबस के अंदर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसा कि देख रहे हैं आप, 25% है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, 20% है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन के लिए, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए 25% है, और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए 30% वेटेज है। हम एक एक करके चारों पार्ट में देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का नॉलेज होना चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक पार्ट है। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड हम टॉपिक को देखते हैं, बात करते हैं, जिसके अंदर आपको एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो की बात करते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट अप्राइजल मेथड को देखते हैं, डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को देखते हैं, कैपिटल रैशनिंग को देखते हैं, और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हैं। आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग कैपिटल बजटिंग को देखते हैं, और जहाँ तक बात होती है डिसीजन लेने की कि कौन कौन सा, मान लो 4-5 प्रोजेक्ट हैं आपके पास हाथ में, और बेस्ट कम्बिनेशन को देखते हो कि कौन सा डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट यहाँ कवर होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जहाँ इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके अंदर हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जहाँ चीज़ असंभव सा लग रहा है, कि जितना भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या होगा, इन्फ्लेशन को हम किस तरह से देखेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कैपिटल बजटिंग से ही रिलेटेड है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में वो बेसिक कैपिटल बजटिंग है, और सेकेंड पार्ट में मेन 3 पॉइंट हैं, एक स्टैंडर्ड एविएशन, इन्फ्लेशन एंड जो अनसर्टेनिटी की बात करता है। इन तीनों को देखते हैं, जहां हम रिस्क फैक्टर को निकालते हैं
कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना है और किस रेशियो में निकलना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लीजिंग के बारे में, कि आप जैसे मान लो कार है, तो कार को आप खरीद करके चलाओगे उसमें फ़ायदा है, या लीज पे लेकर चलाओगे उसमें फ़ायदा है। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो जाता है, जहां हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें किस तरह का रिजल्ट आ रहा है खरीद के चलाने में और किस तरह का रिजल्ट आ रहा है लीज पर लेने में। तो लीज का भी एक डिसीजन हो जाता है कि हम कार लें या प्लांट लें, तो अपना खरीद लें या फिर लीज पर उठा लें। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि 25% मार्क्स कवर करता है उनके बारे में। तो 25% आपका कैपिटल बजटिंग, जो कि हम बेसिक इंटर लेवल में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। साथ में साथ अलग उसके उससे जब हम एडिशनल पे जाते हैं, तो रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चन को लगाते हैं, या फिर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, या फिर अनसर्टेनिटी के केस में किस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए, इनके बारे में बात करते हैं। और एक लीजिंग वाला प्लांट हो या कार हो, कि आप लीज पर लेना बेटर समझोगे या फिर लोन पे अपना खरीदना बेटर समझोगे, तो उनके बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड ये था। बाकी जो देख रहे हैं आप 75%, 75 मार्क्स, ये बिल्कुल 100% शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जहाँ शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको 75% मार्क्स यहाँ से कवर होगा। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जिससे 20% वेटेज है। देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या हम करते हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ हम इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल मार्केट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो एक तो मेन प्राइमरी बेस में आप देखें तो आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसी, ये तीन हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड भी है। तो ये इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल मार्केट के लिए। फाइनेंशियल मार्केट में हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। सबसे पहले देखें इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, सेकंड देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट हैं, जिनको आप ट्रेजरी बिल कहते हो, कॉमर्शियल पेपर कहते हैं, कॉमर्शियल बिल कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। जहाँ हेज फंड भी है, म्यूचुअल फंड भी है, तो म्यूचुअल फंड को भी हम एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक है, हम आएंगे एक एक पीपीटी का, एक एक वीडियो 5 मिनट 60 मिनट का हम सेपरेट बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पे हम डालेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हम उतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर में कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, या फिर आप क्लियरिंग हाउस होता है, रोलिंग सेटलमेंट होता है, डिमेटलाइजेशन होता है, रीडिटरमेटलाइजेशन होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम होता है। तो ये कैपिटल मार्केट के टर्म्स हैं। आईपीओ भी होता है, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसको आईपीओ, डिटेल्स में देखेंगे आईपीओ क्या है, उसके कंडीशन क्या है। बुक बिल्डिंग होता है, इनसाइड ट्रेडिंग होता है, क्रेडिट रेटिंग होता है। तो ये कैपिटल मार्केट के टूल्स हैं। और
फाइनेंशियल मार्केट में एक कमोडिटी एक्सचेंज भी होता है। यदि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनको काम करते हो तो कमोडिटी में मेनली दो एक्सचेंज ही चलता है। एमसीएक्स काफ़ी पॉपुलर है। तो इसके जो टर्म्स हैं, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ मार्केट, एसओ इन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, दोनों कमोडिटी के बारे में होता है। जो कमोडिटी होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कॉपर्स, यदि एग्रीकल्चर आइटम में देखोगे तो सोयाबीन, चना, ये सब कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अलग अलग पार्ट है इनका, इंट्राडे भी करते हैं और ये फ्यूचर ऑप्शन में भी होता है कि अलग अलग मार्केट हैं। इनको प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम एग्जांपल देके आपको वीडियो के थ्रू समझाएंगे किस तरह से हम कमोडिटी को परचेज करते हैं, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंट्राडे करते हैं या फिर फ्यूचर में खरीदते हैं उसको, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं दो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या टर्म था उनके बारे में देख लिया। अब थर्ड है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि 25% का वेटेज है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन में सिर्फ म्यूचुअल फंड जो है वो प्रैक्टिकल है, बाकी सारे थ्योरी का पार्ट है। कि म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो 15-20 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में भी म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बाकी जो पार्ट आप देखे हो वो थ्योरी बेस है, लेकिन हम केवल थ्योरी नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में कैसे कमोडिटी में काम करते हैं उसको भी हम लेकर आएंगे, उसको हम वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिलेबस में कैसे 100 मार्क्स को कवर किया जाए, पढ़ा जाए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम थर्ड टॉपिक आते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 25% वेटेज है इनका। यहाँ ऑलमोस्ट हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 मार्क्स, 16 मार्क्स इस तरह के आते ही रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या क्या हमें कवर करना है उसके बारे में। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इक्विटी रिसर्च, जो भी इक्विटी का मार्केट है उनके रिसर्च को भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी एनालिसिस। हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बेस पे एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मोमेंटम एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस को अलग अलग पार्ट में किया जाता है हर सिक्योरिटीज़ के बारे में, जहाँ कि आपको बोल दिया गया आप इक्विटी को भी लेके चलो। तो इस तरह के एनालिसिस हम कैसे करते हैं, एक पीपीटी का हम एक अलग से वीडियो बनाकर हम एक एक वीडियो बना के देंगे। यदि मान लो 20 पीपीटी हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 20 अलग अलग वीडियोस हमारी तरफ से हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट टिप्स ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी पे अपलोड किया जाएगा। फिर देखते हैं कि और क्या है, मार्केट इंडिकेटर, सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस लेवल, पैटर्न इन स्टॉक प्राइस। इस तरह से इंडिकेटर्स को भी हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से इसको एनालिसिस किया जा सकता है। फिर हम स्टैटिक्स मॉडल को देखते हैं, मूविंग ब्लोइंग बॉन्ड्स, अलग अलग मार्केट के टर्म्स हैं, इनको एक एक करके हम चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि थ्योरी है डॉन जॉब्स थ्योरी, इनके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक ये 1 to 4 पॉइंट देखें, ये बेसिकली थ्योरी से रिलेटेड होता है। कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जिनके बेस पे हम रिस्क को निकालते हैं, सिक्योरिटीज को एनालिसिस करते हैं। अब एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखेंगे कि कुछ कुछ मॉडल्स हैं, उस मॉडल्स को लेकर किस तरह से, लेकिन जनरली एग्ज़ाम के अंदर यदि 15 नंबर के क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से कवर करता है तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन होता है थ्योरी का, और बाकी
10 नंबर का, 12 नंबर का, इस तरह से 12 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक जरूर रहता है एग्जाम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। तो इसके ऊपर भी मोर देन 60-70 क्वेश्चन हम करेंगे और एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसको हम, ये जनरली रिस्क और रिटर्न का बात करता है ये चैप्टर, कि कितना आपको रिस्क है मार्केट में और किस तरह से रिटर्न को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात कर लिए, रिस्क रिटर्न की बात कर चुके हैं, और लास्ट में जो भी है बीटा, लिवर्ड, अनलिवर्ड बीटा, इनके बारे में भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाता है। तो यदि हम बात करें सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी एनालिसिस में हर तरह का एनालिसिस करते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क रिटर्न के बारे में डिटेल्स नॉलेज के साथ हम शेयर करते हैं। इस ब्लॉक से यदि क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो कि 12 मार्क्स का भी हो सकता है, 10 मार्क्स का भी हो सकता है और 16 मार्क्स का भी हो सकता है। तो इस वेटेज 20% के वेटेज में इस तरह से ये पार्ट कवर्ड होता है। बाकी थ्योरी के पार्ट्स हैं, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक रिस्क और रिटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन रहेगा रहेगा एग्ज़ाम के अंदर में। तो इसके लिए हम लोग 60-70 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि 20%, 25% इन्वेस्टमेंट का, 20% फाइनेंशियल मार्केट का, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 25% कवर करता है। यदि मान लो 16 मार्क्स का क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल दे दिया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो बाकी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों का थ्योरी मुश्किल से 8-9 नंबर का होगा। मेन टारगेट करना है कि 12 नंबर का या 16 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा सा आना ही आना है। कभी कभी ये भी करता है कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया थ्योरी का, सॉरी प्रैक्टिकल का, और 4 मार्क्स का उसके साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थ्योरी का क्वेश्चन रख दिया। तो हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन सभी जब लेंगे तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। और सबसे लास्ट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 30% है, वेटेज है इनका। अब आइए इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या है टॉपिक के अंदर। फाइनेंशियल रिस्क सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जिसके अंदर हम क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, एसेट्स बेस्ड रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये सारे रिस्क हैं उनको देखते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड मार्केट रिस्क को भी देखते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिस्क आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर की बात करेंगे, इनके डिफरेंस देखेंगे, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, बेनिफिट को देखेंगे, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरह से इसके बेस प्राइस को फिक्स किया जाता है, किस तरह से मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर है शेयर मार्केट में, कि जो भी इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करता है तो वहाँ फ्यूचर ऑप्शन तो होता ही होता है। तो एक फ्यूचर वाला पार्ट होता है, एक ऑप्शन वाला पार्ट है। फ्यूचर बिल्कुल अलग है, ऑप्शन बिल्कुल अलग है। दोनों में कोई न तो थ्योरी में या बुक में किसी तरह का, न ही लाइव मार्केट में दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है दोनों। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर अलग है और ऑप्शन अलग है। तो जिस तरह से हम फ्यूचर के बारे में देखे थे, उनका मीनिंग देखे थे, या फिर इसी तरह से बेनिफिट किस तरह का कॉन्सेप्ट है ऑप्शन मार्केट के अंदर, उनको देखते हैं। दोनों ही फैक्टर में यदि प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ऑप्शन में ज़्यादा रिस्क होता है और फ़ायदा भी ऑप्शन में ही ज़्यादा होता है। तो लोग
ऑप्शन को बारीकी से यदि फाइनल एग्जाम्स में पढ़ेंगे, आज के डेट में शेयर मार्केट का जो पिलर बोल सकते हो आप, जिनको टेक्निकल पता है, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो इक्विटी इंट्राडे डिलीवर्ड ज़्यादा नहीं करते, वो लोग डेरिवेटिव्स के अंदर काम करते हैं, जहां फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और ऑप्शन में सिर्फ आपको प्रीमियम अमाउंट देना होता है। तो कम पैसे में भी हम बहुत सारे शेयर्स को उठा लेते हैं, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो प्रोफेशनल, यदि फ़ायदा जहाँ है, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, तो आप हमेशा ट्राई करते हो हम रिस्क को ज़्यादा लें ताकि ज़्यादा आपको रिटर्न आ पाए। इन यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे जनरल बंदा ज़्यादा लोग नहीं है, यहाँ प्रोफेशनली ही बंदा जो क्वालिफाइड है वो ऑप्शन या हेज करना सीखते हैं। इस यहीं पे सब कुछ देखने को मिलता है। फिर आता है स्वैप्स एंड स्वैप्शन एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। ये दो और भी हैं जो जनरली प्रैक्टिकल मार्केट में नहीं देखने को मिलता। प्रैक्टिकल मार्केट में मेनली देखने को मिलता है फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव के अंदर। तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम का एक रीड की तरह है, पिलर है। यदि डेरिवेटिव में आपने कमांड कर लिया, पोर्टफोलियो आपको मार्क्स अच्छा दे देगा बहुत कम क्वेश्चन लगाने से। यदि 50 क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हो तो पोर्टफोलियो आपको अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन डेरिवेटिव पे यदि आप 100-150 क्वेश्चन लगाते हो तो डेरिवेटिव आपको प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर मार्केट का हीरो बनाएगा। पोर्टफोलियो का कोई लेना देना नहीं है शेयर मार्केट से। हाँ, रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना अलग मैटर है, लेकिन ऑपरेशन में कोई यूज नहीं है, ट्रांजैक्शन करने में किसी तरह का रोल नहीं है, एनालिसिस करने में रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें उसके उसके लिए है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट, जैसे आप इंट्राडे डिलीवरी करते हो इक्विटी के अंदर, वैसे ही इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो कि 2001-2 से ऑनलाइन ट्रेड होना स्टार्ट किया था। एनएससी ने 2001-2000 में डेरिवेटिव मार्केट को भी ऑनलाइन लेके आ गए थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां आप ये 100 मार्क्स का पेपर क्लियर करने के साथ साथ आप एक अच्छे लेवल का प्रोफेशनल बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मेरे तरफ से डेरिवेटिव को सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है होल एसएफएम का। यदि 100 नंबर का एसएफएम पढ़ रहे हो, यदि आपने ये 10-15 नंबर के डेरिवेटिव के क्वेश्चन को आप ढंग से लगा लिया और एक एक पॉइंट को क्लियर किया, तो आप नहीं चाहते हुए भी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बन जाओगे यदि आप डीपली प्रैक्टिस करते हैं। तो 100-150 क्वेश्चन यदि लगा लिए और सारा कॉन्सेप्ट टिप्स पे है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रैक्टिकल मार्केट में मैक्सिमम अर्निंग करने के लिए। तो मेरे तरफ से डेरिवेटिव सबसे टॉप क्लास का चैप्टर है, और इसे करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हो जाएगा, और प्रैक्टिकली यदि आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हो, देखते हो, तो आपको एक नॉर्मल बंदा जितना कमाता है उससे आप डबल अर्निंग लेकर जाओगे यदि आपको डेरिवेटिव्स पता है तो। फिर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशन। अब हम बात इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, जहां सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी डेब्ट ये थ्योरी का पार्ट हो जाता है। जो भी जीडीआरस हैं, एफसीसीबी हैं, यूरो इशू हैं, यूरो कॉमर्शियल पेपर है, यूरो कॉमर, ये टर्म जो यूज होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं। तो ये थ्योरी का पॉइंट हो जाता है कि क्या क्या थ्योरीज इंटरनेशनल ऑपरेशन से मिल सकता है। ये प्रैक्टिकल है जिसको हम करेंसी मार्केट कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि आपने डॉलर को परचेज कर लिया, यूरो को परचेज कर लिया, उनको सेल कर दिया, वहाँ से आपने
इनकम अर्न किया, तो इनके ऊपर एक बिल्कुल सेपरेट शेयर मार्केट का टाइमिंग होता है 9 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक, लेकिन करेंसी मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो एक अलग बिल्कुल सेपरेट मार्केट है जहां आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे शेयर का सेल परचेज करते हैं वैसे ही डॉलर का हम सेल परचेज करते हैं और कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बेस होता है करेंसी। और उससे पहले जो देखा था क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है जो इंटरनेशनली काम में आते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये फॉरेक्स हेजिंग की बात कर रहा है कि ये टूल्स होते हैं करेंसी फॉरवर्ड, करेंसी रोल ओवर, करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन। तो जैसे आप कोमोडिटी या फिर इक्विटी में इंट्राडे और फ्यूचर करते हैं, ऐसे ही हम करेंसी मार्केट में भी फ्यूचर ऑप्शन का हमारे पास है। लेकिन ये फ्यूचर ऑप्शन आप उस टाइम और अच्छे से समझ पाओगे जब आपको डेरिवेटिव का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है। फिर लास्ट टॉपिक है इसी के अंदर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जो भी आप एनालिसिस करेंगे तो जहां भी रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस होगा वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग कहते हैं, जिनको ये थ्योरी का पार्ट है। बस करेंसी मार्केट जो है जहां हम डॉलर का सेल परचेज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो ये पार्ट आपका करेंसी मार्केट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन 25%, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन 20%। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन में सारा थ्योरी है, बस एक म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है जहाँ आपको 30 क्वेश्चन लगा लिए तो म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल कंप्लीट है आपका। थर्ड पार्ट में देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये सारा थ्योरी है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहां 60-70 नंबर का प्रैक्टिकल कर 60-70 क्वेश्चन कर लेंगे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं हाँ, केवल आप उनको कर लो और इनके स्टडी मैट को फॉलो कर लो, तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ लगभग आप पोर्टफोलियो का 60 क्वेश्चन कर लो। और लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये 30% है। तो यहाँ डेरिवेटिव एक स्ट्रॉन्गर चैप्टर है प्रैक्टिकल के लिए, और एक करेंसी फॉरेक्स जहाँ करेंसी का हम सेल परचेज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ हमें सारा कैलकुलेट करना पड़ता है। और डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर पॉपुलर है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ खरीदते हैं तो अपने घर से नहीं खरीदते, ये सोचते हैं कि हमने लोन लिया है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, फिर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लॉस का। तो इस तरह से यदि एसएफएम में आप एनालिसिस करो कि प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो कैपिटल बजटिंग 25 मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिकल है। म्यूचुअल फंड चैप्टर सेकेंड पार्ट का आएगा, थर्ड पार्ट का आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और फोर्थ पार्ट में 2 चैप्टर आ सकते हैं, एक डेरिवेटिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और एक फॉरेक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो फॉरेक्स, डेरिवेटिव लास्ट पार्ट से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थर्ड पार्ट से, सेकेंड पार्ट से म्यूचुअल फंड, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 75%, एंड 25% कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इंटर में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा ही एडवांस किया है। जो इंटर का नॉलेज आपके पास कैपिटल बजटिंग है उसमें 25% में से 10 to 15% आपको इंटर बेस का ही कैपिटल बजटिंग चलता है, क्योंकि इंटर लेवल में भी हम लोग कैपिटल लेसनिंग देख लेते हैं, सोशल कॉस्ट पे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चन इंटर में नहीं आते हैं। इन्फ्लेशन का बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 2 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो सफिशियंट है। यहाँ एक टॉपिक अच्छा सा आता है लीजिंग का,
कि जब भी लीज का क्वेश्चन आएगा 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो एक लीजिंग वाला कि हम लीज पे लें या लोन पे लें। मान लो कार यूज़ करना है तो खरीद लें खुद, या फिर लीज पे रेंट पे ले लें, दोनों में कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। तो हम लोग निकालते हैं कैलकुलेट करके, जहां हमें फ़ायदा होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे थे कि एक सिलेबस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी के अंदर 100 नंबर का पेपर है एसएफएम। ये हमारा चैनल है मार्केट टिप्स ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब का, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से शेयर मार्केट, कोमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आईपीओ किस तरह से काम करते हैं, इसकी हमारा ये वेंचर है। और इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नोट्स कर सकते हैं 9311210010। और जितने पीपीटी आपने देखा, हर एक पीपीटी का एक 8-10 मिनट का वीडियो हम मार्केट टिप्स ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं, ताकि जिनको, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं है और मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको क्लियरिटी आ पाए कि ये जो टर्म होता है इनका मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो जितना इतने एडवांस लेवल में आप स्टडी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ते हैं और डीपली पढ़ते हैं, तो हमें इस मार्केट को भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में लाना चाहिए। यही सोच के हमने ये कंपनी स्टार्ट किया, मार्केट टिप्स द पोर्टफोलियो कंपनी। तो आप भी पहले थ्योरी सीखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, फिर आप मार्केट के तरफ मूव करते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम मिलके काम कर सकते हैं।